हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जिसमें हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था। पिछले अध्याय में हम ये सब सारा कंप्लीट कर चुके थे, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची के बारे में। तो वहीं हमने छोड़ दिया था यहाँ पे संघ एवं राज्यों के मध्य संबंधों के बारे में आज हम इस क्लास में समझेंगे और जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा अपने हित मित्र दोस्तों के साथ, और जो चैनल पर पहली बार आए हों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएंगे। तो सबसे पहले संघ और राज्यों के मध्य क्या संबंध है इसे जानेंगे। अगर इसकी जब बात होगी संघ और राज्यों के बीच का संबंध, तो ये आर्टिकल 1 में है। भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा, इसकी बात जो है आर्टिकल 1 में किया गया है। भारत के समय भारतीय शासन का स्वरूप एकात्मक हो जाता है। आपात के समय या आपातकालीन के समय जो है भारतीय शासन का स्वरूप जो होता है वो एकात्मक हो जाता है। और भारत जो है भारत अर्थात इंडिया ये राज्यों का संघ है। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियाँ का विभाजन संघीय शासन प्रणाली का एक आवश्यक लक्षण है। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संघीय शासन प्रणाली का एक आवश्यक लक्षण है, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत के संघीय शासन के स्थान पर संघीय शासन के स्थान पर संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, जो संविधान के द्वारा सृजित है। राज्य सूची पर संसद के द्वारा कानून बनाया जाना राष्ट्रीय हित के लिए है। यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची की अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, यह आर्टिकल 249 में है। ऐसा संकल्प अधिकतम 1 साल तक प्रवृत्त होगा, और परंतु राज्यसभा प्रत्येक बार इसे 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। इस प्रकार संसद के द्वारा बनाई गई विधि संकल्प के प्रवृत्त न रहने पर 6 माह के समाप्ति पर प्रवृत्त न रहेगा। आपातकाल की घोषणा। दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषित किए जाने की स्थिति में संसद के द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्ति के 6 माह के बाद प्रवर्तन में नहीं रहता है। राज्यों की सहमति। 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संकल्प पारित कर संसद से अनुरोध करने पर, यह आर्टिकल 252 में है। अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार। किसी अन्य देश के साथ किए गए संधि या करार के कार्यान्वयन हेतु बिना किसी राज्य की सहमति से ही संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 253। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। राष्ट्रनीति शासन लागू होने पर राष्ट्रीय शासन लागू होने की स्थिति में अर्थात राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर आर्टिकल 256 आता है। संसद जो है संसद के द्वारा राज्य सूची पर कानून बनाना। संसद के द्वारा राज्य सूची पर कानून बनाना, ये आइए जानते हैं। अगर आर्टिकल 249 जो है ये राज्यसभा उस विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर दे। 250 आर्टिकल है आपातकाल लागू होने पर 250। आर्टिकल 252 में बताया गया है 2/2 राज्य के अनुरोध पर। आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने हेतु। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लागू होने पर। 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन लागू होने पर संसद के द्वारा राज्य सूची पर कानून बनाना। संघ राज्य संबंधों से जुड़ी समितियां एवं आयोग। अब यहाँ पे समिति अथवा आयोग गठन, अध्यक्ष, रिपोर्ट और इसके अन्य सदस्य कौन थे। प्रशासनिक सुधार आयोग जो है 1960 में गठन किया गया था। मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे और रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1969 में। शीतल वार्ड समिति 1966 में गठन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे एस.सी. शीतल वार्ड थे। 1969 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। राजमन्नार समिति 1966 में डॉक्टर बी.पी. मन्नार इसके प्रमुख अध्यक्ष थे, और इसके अन्य सदस्यों में आते हैं डॉक्टर लक्ष्मण, स्वामी मुदालियार, पी. चंद्र रेड्डी। सरकारिया आयोग का गठन जो है
1983 ईस्वी में किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया थे, जिसका रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत किया गया। इसके अन्य सदस्य थे शिवराम और SR जैन। और पुंछी आयोग का गठन 2007 में, इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछे और इसका रिपोर्ट 2010 में प्रस्तुत किया गया। और इसके अन्य सदस्य थे विनोद कुमार दुग्गल, धीरेन्द्र सिंह, NR माधवन मेनन। इसके जो ट्रिक है, प्रवासी राज सरकार पीछे है, प्रवासी राज सरकार पीछे। तो इसके ट्रिक को याद करते हैं। प्रा से प्रशासनिक सुधार आयोग, अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। सा से आता है शीतलवाड़ समिति। रा से राजमन्नार समिति। सरकारिया से सरकारिया समिति। पीछे का पुंछी आयोग आता है। ये सब क्रम में है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद आर्टिकल 263 में है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद आर्टिकल 263 में है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इससे सार्वजनिक हित होगा, अंतर्राष्ट्रीय परिषद GST जो है काउंसिल है ना, GST जिसको आर्टिकल 289A में बताया गया है। 101वें संविधान संशोधन 2017 में इसमें 33 सदस्य थे। अध्यक्ष थे फाइनेंस मिनिस्टर। इसके GST के अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। संचित निधि जो आर्टिकल 266 में है, वही आकस्मिक निधि ये आर्टिकल 267 अर्थात 267 में है। संचित निधि की बात करेंगे तो आर्टिकल 266 और आकस्मिक निधि ये 267 में आता है। इसमें जैसे कि संचित निधि में केंद्र और राज्य होता है, जिसका नियंत्रण पैसे निकालने के लिए विनियोग या धन विधेयक पास करना होता है। ये लोकसभा, ये संसद से और ये विधान सभा या राज्य राज्यसभा से। फिर वही आकस्मिक निधि है जो केंद्र और राज्य इसको मिलकर स्थापित करता है संसद के द्वारा। इस पर जो होता है राष्ट्रपति का नियंत्रण केंद्र पर होता है। वही राज्य पर बात करेंगे तो गवर्नमेंट अर्थात राज्यपाल का नियंत्रण होता है। संसद की अनुमति के बिना भी पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम संसद के बिना भी पैसा निकाल सकते हैं। इलेक्शन अथवा चुनाव, लोकतंत्र, जिसकी अगर पहला बात किया जाए, लोकतंत्र का जो चुनाव अमेरिका में हुआ था। भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा है और इसे मतदाता भारत में हैं। सर्वाधिक जो मतदाता हैं भारत में। अर्थ है लोगों का तंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। लोकतंत्रात्मक शासन जनता के लिए जनता के द्वारा स्थापित होता है। ये इसका ये परिभाषा है। आइए हम इलेक्शन जो है दो तरह का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव जो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले 1919 में, जनता स्वयं वोट देती है इसमें। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव 1892 में ही शुरुआत हो गया था। ये जनता के प्रतिनिधि वोट देते हैं। जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं उसके प्रतिनिधि जो होते हैं वो वोट देते हैं। और इसकी जो शुरुआत थी ये 1892 में ही हो गया था। लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव शुरू हुआ था 1992 में। तो प्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत लोकसभा, विधानसभा, प्रधान आते हैं। BDC का चुनाव होता है, ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है। वही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वोटिंग राइट मतलब वोट डालने का किसको अधिकार है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। 18 साल की एज कंप्लीट हो गया हो, उसका वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। वोटिंग राइट जो है ये 326 के तहत ये संवैधानिक अधिकार है। अगर वोटिंग राइट आर्टिकल 226 के अंतर्गत है। महिलाओं को अधिकार कब दिया गया वोट डालने का, जो पहला देश था वो न्यूजीलैंड था। और भारत में 1919 में महिलाओं को अधिकार दिया गया और 1919 से ही भारत में प्रत्यक्ष चुनाव भी प्रारंभ हुआ था। इलेक्शन कमीशन के बारे में जानते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है ये भाग 15 में है और ये आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक इलेक्शन कमीशन का विस्तार है। 1989 में पहली बार बहुसदस्यीय बनाया गया था।
ये राज्य है आर्टिकल 243 के। अगर राज्य में बात किया जाए इलेक्शन कमीशन का तो ये 243 के अंतर्गत आता है। भारत आर्टिकल 324 स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए, है ना, ये अगर राज्य में स्थानीय चुनाव के निकायों के लिए होता है, जैसे कि ग्राम पंचायत नगर पालिका का चुनाव जो होता है, ये स्थानीय निकायों के अंतर्गत। अगर राज्य में इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है तो ये 243 के अंतर्गत आता है। और भारत में 324 जो अन्य सभी चुनाव इसी के अंतर्गत होते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है भारत में राजीव कुमार थे और पहले सुकुमार सेन हैं, है ना, पहले जो थे वो सुकुमार सेन थे। और वोटर्स डे जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी को वोटर डे मनाया जाता है। और इसका इलेक्शन कमीशन का जो गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और इसी दिन से हम मतदाता दिवस मनाते हैं, 25 जनवरी को ही। संवैधानिक आयोग जो है राज्य वित्त आयोग, ये 243 राज्य वित्त आयोग का जो गठन किया गया आर्टिकल 243 के अंतर्गत, 243 आई के अंतर्गत है। और राज्य निर्वाचन आयोग ये आर्टिकल 243 के। वित्त आयोग आर्टिकल 280, संघ लोक सेवा आयोग ये यूपीएससी आर्टिकल 315, और राज्य लोक सेवा आयोग ये एसपीएससी ये आर्टिकल 315, और निर्वाचन ये आर्टिकल 324, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी ये आर्टिकल 338, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये एनसीएसटी आर्टिकल 338 है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये आर्टिकल 338 भी एनसीबीसी, और राजभाषा आयोग जो है ये आर्टिकल 344 में आता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में, और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 2007 में गठन किया, और योजना आयोग 1915, और आई आयोग जो है ये 2015 में गठन किया गया था। योजना आयोग 1950 में किया गया था। ये सब जो हैं ये गैर संवैधानिक आयोग के अंतर्गत आते हैं। सभी राष्ट्रीय आयोग नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अध्यक्ष एवं सदस्यों की। ये जितने भी हैं ये गैर संवैधानिक आयोग हो और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयोग सहित कुल संख्या यहाँ पर 3 है। पदावधि एवं पद से हटाया जाना, कैसे हटा सकते हैं? 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले कंप्लीट होगा वो पद से उनका कार्यकाल होगा। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि निर्वाचन आयोग अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। प्रस्तावकों की संख्या, राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद और लोकसभा एवं विधानसभा यदि मान्यता राजनीतिक दल को उम्मीदवार नहीं है तो राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद चुनाव क्षेत्र के कुल निर्वाचकों की कुल संख्या का 10% या जो भी अधिक हो। प्रस्तावकों की संख्या कैसे निर्वाचित होगी? अगर हम राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा परिषद की बात किया जाए तो चुनाव क्षेत्र के कुल निर्वाचकों की कुल संख्या का 10%। वही लोकसभा एवं विधानसभा की बात करें तो 10 पंजीकृत मतदाताओं के हस्ताक्षर। अन्य एक, राष्ट्रीय दल की मान्यता। कैसे राष्ट्रीय दल की मान्यता होगा? चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए अधोलिखित 3 में से किसी एक को पूरा करना होता है। राजनीतिक पार्टियों को मान्यता इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है। यदि कोई पार्टी लोकसभा के पहले आम चुनाव में कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से कुल मिलाकर के लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% क्या है सीटें जीतती हों, अर्थात आधे से अधिक किसी भिन्न को एक माना जाएगा। मतलब आधे से अधिक सीटें 2% सीटें क्या होती हैं जीत जाती हों तो उन्हें कोई भी कंप्लीट होना। उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा आम चुनाव में राज्य विशेष में न्यूनतम 6 वैध मत और राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो या राज्य में प्रत्येक 25 सीटों के लिए कम से कम 1 सीट प्राप्त हो, अथवा
उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 8% वैध मत का प्राप्त हो, ये शर्त 2011 में जोड़ी गई थी। तो यही काम, ये 3 चीज़ें अगर में से कोई एक है ना, अगर इन तीनों में से कोई एक रूल फॉलो हो रहा है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाएगी। आप इसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए, राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो है ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण संबंधी प्रावधान हैं। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल के रूप मान्यता प्राप्त के निर्वाचन आयोग के द्वारा ही प्रदान की जाती है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राजनीतिक दलों को वर्ष 1985 में सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता मिली थी। आचार संहिता। निर्वाचन आयोग में 1971 में सर्वप्रथम आम चुनाव लोकसभा में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू की गई थी। निर्वाचन आयोग में 1971 में सर्वप्रथम आम चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू किया गया था। आचार संहिता का पहली बार प्रयोग 1980 में केरल में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में एक समान अवसर उपलब्ध कराना तथा प्रचार की व्यवस्थाओं को निष्पक्ष बनाए रखना है। सामान्यतः लोकसभा में 70 लाख, विधानसभा में 28 लाख चुनाव खर्च का ब्यौरा चुनाव परिणाम के 1 माह के अंदर देना होता है। विश्व में 22 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है। पहले मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी थे। पहले मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी थे। 17वें लोकसभा चुनाव। भारतीय लोकतंत्र का मतदाता जेल में रहते हुए वोट नहीं डाल सकता, लेकिन वो चुनाव लड़ सकता। जेपी नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र की मांग की थी। 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा सुनाया गया व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। एमएलए को यदि 2/2 से अधिक वर्ष की सजा हो जाती है, 212 से अधिक, तो उन्हें अपने पद से हटाया जाना होगा। कोई व्यक्ति सजा पूरी काटने के बाद भी 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। जमानत राशि। लोकसभा 2500, सुप्रीम और लोकसभा वही सुप्रीम मतलब जमानत राशि जो होती है लोकसभा में 2500 और SC/ST के लिए 2500, विधानसभा में 10,000, SC/ST के लिए 5,000। विजयी प्रत्याशी भी जमानत राशि खो सकता है यदि प्रत्याशी अधिक हों। वोटरों को फोटो युक्त पहचान पत्र देने की सिफारिश दिनेश गोस्वामी समिति ने किया था। राजभाषा 343 से 351 तक। ये आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये 343 में है। आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। आइए राजभाषा के प्रमुख आर्टिकलों के बारे में जानते हैं। अगर राजभाषा जो है ये पार्ट 7 में है, कितने भाग 7 में है। आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा की बात किया गया। आर्टिकल 343 में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी राजभाषा और 344 में राजभाषा आयोग अध्यक्ष जो है एक अध्यक्ष प्लस 22 सदस्य होंगे। राजभाषा आयोग का गठन आर्टिकल 344 में और वही आर्टिकल 345 में प्रादेशिक भाषा, आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश बताया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया और 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंततः मातृ भाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंततः मातृभाषा दिवस ये 21 जनवरी को मनाया जाता है। राजभाषा आयोग आर्टिकल 344 के तहत प्रत्येक 10 वर्ष पर राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन BG खेर या बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में 1955 में किया गया था। पहला राजभाषा आयोग का गठन ये बाल
धरखेर की अध्यक्षता में 1955 में किया गया। इसमें एक अध्यक्ष तथा 8 अनुसूचियों में शामिल विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधि करने वाला सदस्य शामिल होगा। 8वीं अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाएं मूलतः 14 थी, अब 22 हैं। मूलतः 14 थी, अब 22 है। 8 लेटर से, जैसे कि 8 कैसे पता चलेगा, जैसे लैंग्वेज में 8 लेटर होते हैं, ऐसे समझ जाना है कि अगर भाषा किस अनुसूची में है तो 8वीं अनुसूची में है। अब यहाँ पे सिंधी नमक बदनाम ले गया, ये ट्रिक है। हमको भाषा कब कब जोड़ा गया था, तो सिंधी से सिंधी हुआ, तो ये 21वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ऐसे नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी आता है। ना से नमक, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। दिए है 71वीं अनुसूची। 71वीं अनुसूची 1992 के तहत जोड़ा गया था। बदमाश बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली है, जिसको 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति, ये आर्टिकल 344 में है। राजभाषा पर संयुक्त राष्ट्रीय संसदीय समिति राजभाषा आयोग की अनुशंसाओं पर विचार करने के लिए गठित किया गया था, जिसमें 30 सदस्य थे। 30 सदस्य थे लोकसभा से 20 और राज्यसभा से ये 20 थे, नहीं राज्यसभा से 10 थे। सदस्य दोनों सदनों एकल द्वारा चयनित होते थे। अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपनी या सौंपेगी, जिसे राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाएंगे। पहली राजभाषा संयुक्त संसदीय समिति अध्यक्ष CGB पंत 1957 में थे। वही प्रादेशिक भाषाएं जो थी आर्टिकल 345 के तहत राज्यों को अपनी राजभाषा स्वयं चुनने का अधिकार देता है। राज्यों के द्वारा भाषा का चुनाव संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची के तहत ही सीमित नहीं है। निम्नलिखित 9 राज्यों में हिंदी भाषाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे 9 राज्यों में हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये वही राज्य हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, इसीलिए यहाँ पर ये आसान से याद कर सकते हैं। जब हम घर राज्य का उत्तर CM को देंगे, ये ट्रिक है। अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा देने वाला राज्य मेघालय, मिजोरम और नागालैंड है। राज्य जहां हिंदी सेकंड भाषा राजभाषा है उसके नाम हैं, मतलब कि वो राज्य हैं जहां हिंदी जो है सेकंड राजभाषा है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। और यहाँ पे तमिलनाडु में तमिल है, केरल में मलयालम है, कर्नाटका में कन्नड़ा, तेलंगाना में तेलुगु, आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु है। राजभाषा अधिनियम जो है, राजभाषा अधिनियम और शास्त्रीय भाषाएं, ये पास हुआ था 1963 में, लागू हुआ 1965 में। तमिल में हुआ था 2004 में, संस्कृत में 2005, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 और 14 में। आपातकाल, ये भाग 18 में है। आपातकाल जो है भाग 18 में। आइए इसकी प्रमुख विशेषताओं या कौन कौन से आर्टिकल हैं। आपातकाल भाग 18 में है। आर्टिकल की बात करें तो 352 से 360 के अंतर्गत है। 352 से 360 के अंतर्गत आपातकाल की बात किया गया है। वही स्रोत है जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। आपातकाल जो है जर्मनी के वीमर संविधान से। वित्तीय आपात का स्रोत अमेरिकी संविधान से है। यह आर्टिकल 60 में है। आर्टिकल 359 अर्थात 359 में राष्ट्रपति के द्वारा फंडामेंटल राइट का निलंबन। वही आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति का नियम है। 356 में 355 में राज्य की रक्षा केंद्र का कर्तव्य। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात करता है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय शासन आर्टिकल और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल ये आर्टिकल 352 में, राष्ट्रीय शासन ये आर्टिकल 356 में, वही वित्तीय आपात 360 में आता है। ये राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाते हैं, जब इसका जो आधार होगा युद्ध होगा या वायु आक्रमण होंगे, सशस्त्र विद्रोह हुआ, तब इसकी घोषणा 1 माह के अंदर संसद की स्वीकृति के द्वारा किया जाएगा। 6 मंथ पर संसद स्वीकृति के द्वारा अनिश्चित काल तक इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब कि 6 महीने में 6
6 महीने पर संसद के द्वारा स्वीकृत के द्वारा इसे हम अनिश्चित काल तक के लगाया जा सकता है। कब लगाएंगे? राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अंतर्गत आता है। बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह होता है, इसकी घोषणा 1 माह के अंदर संसद के द्वारा किया जाता है। वही राष्ट्रीय शासन आर्टिकल 356 में किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर ये लगाया जाता। फिर है घोषणा 2 माह के अंदर इसकी सहमति से घोषणा कर दिया जाता है और 6 माह पर संसद की स्वीकृति के द्वारा मैक्सिमम 3 साल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। आगे है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय साख खतरे में होने पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। घोषणा के 2 माह के अंदर संसद की सहमति के द्वारा अनिश्चित काल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे तीसरा आपातकाल जो है 1975 में ये आंतरिक अशांति पर लगाया गया था। 1975 में 1977 में पहला गैर कांग्रेसी पीएम मोरारजी देसाई थे और 44वां संविधान संशोधन 1978 आर्टिकल 352 ये मंत्रिमंडल के लिखित सहमति पर राष्ट्रपति आपात लगाएगा। आंतरिक अशांति अथवा सशस्त्र विद्रोह। चलिए इसी के साथ आज का ये क्लास भी समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो में आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।